नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का है और हम देख रहे थे यूनिट 4 यानी कि जो जैविक आधार होते हैं उनके बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था, आपने देखा होगा, जो हमारी इंद्रियां थी उन इंद्रियों के बारे में मैंने आपको संवेदी इंद्रियां होती है ना, उसके बारे में मैंने आपको सभी की सभी इंद्रियों के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन क्या होता है। ओके, तो न्यूरॉन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो न्यूरॉन वाला वीडियो देखकर ये वीडियो देखिएगा, तभी जाकर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं कि नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। ओके, तो ये जो तंत्रिका आवेग होता है ना, वो हमारे न्यूरॉन में से एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन में से तीसरे न्यूरॉन में, इस तरीके से हर एक न्यूरॉन में से किस तरीके से आगे बढ़ता है और हमारे मस्तिष्क तक जाता है और सूचनाओं को वहाँ मस्तिष्क तक पहुँचाता है। और मस्तिष्क में से जो सूचनाएं रिटर्न मिलती है उसे अपने जो अंग होते हैं, संवेदी अंग, उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो उसके बारे में आज हम जो तंत्रिका आवेग है उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक पर जाने से पहले हर बार आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, उसी तरीके से आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं तंत्रिका आवेग के बारे में देखते हैं, यानी कि नर्व इम्पल्स के बारे में देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, ये जो है वो हमारा न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। ओके, तो ये हमारा न्यूरॉन है। अब देखिए, ये जो न्यूरॉन है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है और इस तरीके से पूरे बॉडी में ये फैले हुए होते, एक जाल की तरफ फैले हुए होते। ओके, तो यहाँ पर मैंने न्यूरॉन में आपको बताया था, ये वाला जो भाग है वो हमारा डेंड्राइट्स कहलाता है। ये वाला बीच वाला जो आपको ये चैनल टाइप का दिख रहा है ना, कैनल टाइप का, तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा एक्सोन है। क्या है? एक्सोन है। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो हमारे एक्सोन के जो बटन्स होते हैं वो, ये पार्ट वो है। ओके, ये बटन्स है। ओके, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गए आपका। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं कि जो तंत्रिका आवेग होता है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो न्यूरॉन का एक्सोन एक खोखले बेलन के समान होता है। मैंने आपको भी बताया ना, जो एक्सोन इस तरीके का आपको दिख रहा था, देखिए इस तरीके से दिख रहा था ना, तो ये जो होता है वो कैसा होता है? एक बेलन के समान होता है, जो हम रोटी बेलते हैं ना, ऐसे बेलन के टाइप का हमें ये दिख रहा है। और वो अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। ओके, तो जिसमें उपस्थित कोशिका द्रव्य को एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखिए, ये जो हमारा एक्सोन है ना, एक्सोन के अंदर जो खोखलापन है उसमें भी क्या होता है? वहाँ पर कोशिका द्रव्य पाया जाता है और उसी कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्सोन के चारों ओर उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली एक्सोलेमा कहलाती है। तो एक्सोन की जो चारों तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित रहती है उसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। तो देखिए, यहाँ पर एक पिक है, यहाँ पर भी हम देखते रहेंगे। देखिए, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये आपको ये जो ये का दिख रहा है ना, तो ये वाला जो येलो तो नहीं कहलाएगा, क्रीम कलर का होगा। ओके, चलिए, तो ये भाग है ना वो हमारा एक्सोप्लाज्म है। ओके, और एक्सोलेमा कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, ये अंदर वाला जो पड़ है ना, वो अंदर वाला पड़ है, वो क्या है? एक्सोलेमा है। ओके, चलिए, तो एक्सोलेमा के बारे में आपको मैंने बता दिया अभी। अब आते हैं, ये प्रोटीन की बनी होती है। ये जो एक्सोलेमा होती है ना, ये एक्सोलेमा आप देख रहे हैं ना, ये वाली एक्सोलेमा, ये जो है वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। ओके, चलिए,
अब देखते हैं इस एक्सोलेमा पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। जो एक्सोलेमा होती है उसमें क्या होते हैं, अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनसे क्या होता है कि जल और जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से वहाँ से विनिमय कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से आगे जा सकते हैं। एक्सोलेमा एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। एक्सोलेमा जो है वो कैसी झिल्ली है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह होती है। क्या होती है, एक्सोलेमा होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तंत्रिका तंतु पर तंत्रिका आवेग का प्रेषण झिल्ली सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन थियरी है, उसके द्वारा हम तंत्रिका आवेग को समझा सकते हैं। अब देखिए ये मेम्ब्रेन जो थियरी है वो क्या होती है, तो मेम्ब्रेन थियरी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, मेम्ब्रेन थियरी में क्या होता है, यहाँ से ही बता देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से बताती हूँ। ओके चलिए, तो मेम्ब्रेन थियरी जो होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर कोई उद्दीपक है और उस उद्दीपक से हम उत्तेजित होते हैं। तो जैसे उत्तेजित होते हैं तो जो विद्युत आवेग होता है ना, वो जो हमारे अंदर जो आवेग उत्पन्न होता है वो विद्युत रूप में होता है और वो जाता है डेंड्राइट्स के अंदर, और डेंड्राइट्स के अंदर से वो कहाँ की ओर जाएगा, तो एक्सोन की ओर जाएगा। और जब ये जो आवेग जो आया था वो किस रूप में आया था, तो विद्युत रूप में आया था, यानी कि इलेक्ट्रिक रूप में आया था। किसके रूप में, इलेक्ट्रिकल रूप में आया था। अब देखिए ये आगे बढ़ता है, डेंड्राइट से लेकर वो एक्सोन की ओर जाता है, और जाते जाते जब एंड में आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है तो वो क्या बन जाता है, केमिकल का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि केमिकल के रूप में वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो आवेग आया था वो किस रूप में आया था, तो इलेक्ट्रिकल रूप में आया था। ओके, यानी कि विद्युत रूप में आया था, लेकिन वो डेंड्राइट से लेकर एक्सोन की ओर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते जब वो एंड तक आता है, लास्ट में जाता है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वो केमिकल बन जाता है, यानी कि रासायनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बस यही ये हमारी है मेम्ब्रेन थियरी। ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन थियरी। यहाँ पर मैंने समझाया, देखिए इलेक्ट्रिक रूप में आता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के रूप में आता है, फिर आगे जाता है, एंड में जाता है तो केमिकल पोटेंशियल के रूप में हो जाता है। अब देखिए केमिकल पोटेंशियल रूप में आगे आता है तो क्या होता है, वो बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बन जाता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारे शरीर में जब भी जो आवेग आता है वो किस रूप में आता है, विद्युत के रूप में आता है। लेकिन हमारे जो न्यूरॉन में जो पहले डेंड्राइट्स में वो एंटर होता है वो विद्युत के रूप में होता है, लेकिन जो हमारी जो एक्सोन है, जो हमारा न्यूरॉन है, उसमें लास्ट में जब जाता है तो लास्ट में वो क्या हो जाता है, केमिकल बन जाता है, यानी कि केमिकल रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखते हैं किस तरीके से हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो मैसेज कैसे ट्रैवल करता है। जो न्यूरॉन होता है ना हमारा, ये न्यूरॉन है ना, यहाँ पर से मैसेज किस तरीके से ट्रैवल होता है एक दूसरे के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ करता है। मैंने यहाँ पर आपको बताया जो भी आवेग आएगा वो आवेग क्या होगा, जो इम्पल्स होगा वो इम्पल्स आएगा डेंड्राइट से और जाएगा कहाँ पर, आगे की ओर, यानी कि एक्सोन की तरफ जाएगा। ओके, और जब वह डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ जाता है तब वह क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह होता है, और एंड में पहुँचते ही वो क्या बन जाता है, केमिकल सिग्नल बन जाता है। ओके, और एक न्यूरॉन के बाद एक न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, यानी कि यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर थोड़ा सा, ओके चलिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है, ये पहला वाला न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स है, और ये वाला ये मान लीजिए ये हमारा न्यूरॉन है। ओके, तो ये जो पूरा न्यूरॉन है वो ये भाग है हमारा डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट से लेकर यहाँ पर लास्ट में जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दूसरा जो न्यूरॉन होता है उसका जो डेंड्राइट होता है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, यानी कि ये वाला जो एंड है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा। ओके,
तो ये दूसरा न्यूरॉन इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। अब देखिए दूसरे के साथ यहाँ पर तीसरा बन जाएगा, यहाँ पर फिर से यहाँ पर डेंड्राइट्स आ जाएगा और उसके बाद एक्सोन आएगा, एक्सोन के बाद एंड वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये श्रृंखला चलती रहती है और एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ओके, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए जिंदा रखा है, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। तो आवेग किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से वो वहाँ से जनरेट होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, यानी कि रेस्टिंग की स्थिति में होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो एक्सोन है, ये वाली जो हमारी एक्सोन है, इसमें देखिए यहाँ पर ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की अंदर की बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो विद्युत प्रवाह होता है उसके बारे में अगर बताया जाए तो ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर अंदर का जो पार्ट है ना, वहाँ पर जो विद्युत होगा वो किस रूप में होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अंदर की ओर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और बाहर की जो परत है वो बाहर की परत में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो यहाँ पर अंदर की ओर जब मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जब नेगेटिव चार्ज होता है और उसके जो बाहर का जो हिस्सा होता है, तो वहाँ पर बाहर के हिस्से में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कि कहाँ की बात हो रही थी, एक्सोलेमा है। तो एक्सोलेमा के अंदर का जो पार्ट है वहाँ पर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तब जाकर ये हमारी रेस्टिंग की अवस्था होती है। क्या होती है, रेस्टिंग की अवस्था होती है। ओके, तो आराम की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। अब देखिए ये अंदर जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो पोटेशियम होते हैं, वो पोटेशियम आयन होते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, पोटेशियम आयन की मात्रा जब ज़्यादा होती है तब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। और पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब हमारा सोडियम होता है, सोडियम आयंस होते हैं, तो सोडियम आयंस की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा दिखेगी वहाँ पर वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है कि जहाँ पर हमें पोटेशियम आयंस की मात्रा जहाँ पर हमें ज़्यादा दिखने को मिलती है, वहाँ पर कैसा चार्ज होगा, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जहाँ पर सोडियम आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो डेवलप हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है। सबसे पहले जब हमारे सामने कोई भी उद्दीपक नहीं रहता है, जब हम आराम की अवस्था में यानी कि जब हम कुछ भी कार्य नहीं कर रहे होते, तो आराम की स्थिति में होते, तब क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पर जो अंदर का जो भाग है वहाँ पर क्या होता है, तो अंदर जो पोटेशियम होते हैं, पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बाहरी परत में क्या हो जाता है, तो सोडियम के जो आयंस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए ये होना, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम रेस्टिंग कहते हैं। ओके, तो इसे ही हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। ओके, जिसे हम आराम की अवस्था भी कह सकते हैं। अब देखिए ये होने के कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है कि अंदर की ओर नेगेटिव है और बाहर की ओर पॉजिटिव है। इसके पीछे का कोई कारण तो होगा ना, कोई रीज़न तो होगा ना। तो इसके पीछे 3 रीज़न काम कर रहे हैं। ओके, तो 3 रीज़न क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं। अब देखिए सोडियम पोटेशियम मैं यहाँ पर आपको अलग से बता देती हूँ। चलिए यहाँ पर जगह जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर ही लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारी ये मेम्ब्रेन है और ये उसका 2 हिस्सा है। ये एक वाली है, साइट ए है और ये साइट बी है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है
तो पहले यहाँ पर आराम की स्थिति बनी है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, जहाँ पर सोडियम आयंस की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जहाँ पर पोटेशियम की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर जो ये स्थिति बनी रहती है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, तो उसके लिए 3 कारण जो जिम्मेदार है। कौन कौन से, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोटेशियम सोडियम जो पंप होते हैं, क्या होते हैं, पोटेशियम सोडियम पंप होते हैं। अब देखिए पोटेशियम सोडियम पंप में क्या होता है कि जब भी पोटेशियम पंप जो खुलता है, यानी कि खुला रहता है, तब क्या होता है, यहाँ से जो सोडियम होते हैं वो सोडियम 3 सोडियम बाहर निकलते हैं। कितने, 3 सोडियम बाहर निकलते हैं। जबकि पोटेशियम अंदर आते हैं तो कितने पोटेशियम अंदर आते हैं, तो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। कितने आते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। अब देखिए 3 बाहर जा रहे हैं सोडियम, और अंदर कितने आ रहे हैं पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। अब जा रहे हैं ज़्यादा और आ रहे हैं कम, है ना। तो जबकि जो सोडियम होगा वो बाहर की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर की परत पर क्या हो जाएगा, बाहर की परत पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए आ रहे हैं अंदर कम, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कम आ रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम आयन आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर पोटेशियम आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी। बस इसी कारण क्या होता है कि अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज रहता है और बाहर की ओर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, अब देखिए दूसरा रीज़न ये माना जाता है कि मेम्ब्रेन में से जो सोडियम अंदर नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है उसमें से सोडियम बाहर निकल सकता है, लेकिन अंदर नहीं आ सकता है। जब रेस्टिंग की अवस्था होती है उस टाइम की बात है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम बाहर निकल सकते लेकिन अंदर नहीं आ सकते, और ये जो पोटेशियम है वो अंदर आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, तो जो सोडियम है वो बाहर 3 सोडियम बाहर जा रहे थे, लेकिन बाहर जाने के बाद वो अंदर नहीं आते हैं। ओके, और जो पोटेशियम है वो क्या होते हैं, अंदर आते जाते। तो यहाँ पर इसी कंडीशन के लिए यहाँ पर ये कंडीशन बनती है कि अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बनता है और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ओके, अब तीसरा क्या होता है कि तीसरा ये है कि नेगेटिव आयंस एंड नेगेटिव प्रोटीन, वहाँ पर अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव आयंस है उसके साथ साथ नेगेटिव प्रोटीन भी चार्ज होती रहती है। क्या होती है, नेगेटिव प्रोटीन भी इसमें चार्ज होती रहती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज रहता है और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये सामान्य स्थिति में आपको पता चल गया कि रेस्टिंग की अवस्था में क्या होता है। रेस्टिंग की अवस्था में अंदर की ओर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की ओर पॉजिटिव होता है। अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ओके, तो ये पोलराइजेशन क्या है, ये अब अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता चल गया है कि पोलराइजेशन में क्या होगा, अंदर की ओर नेगेटिव, बाहर की ओर पॉजिटिव। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनती है। तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे सामने कुछ स्टिम्युलस आ जाता है। स्टिम्युलस का मतलब समझ रहे हो ना, स्टिम्युलस का मतलब होता है उद्दीपक। तो हमारे सामने कोई उद्दीपक आ जाता है, और उद्दीपक के आने से क्या होता है कि न्यूरॉन की जो एक्सन होता है उसमें मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या होती है, सोडियम चैनल खुल जाती है। भाई देखिए, ये हमने कोई गति कर ली, कोई उद्दीपक को देख लिया, यानी कि कोई स्टिम्युलस को देख लिया, किसी स्टिम्युलस ने हमें छू लिया, तो जिस स्टिम्युलस की वजह से हमारे अंदर जो आवेग उत्पन्न होता है वो क्या करेगा, वो न्यूरॉन में जाएगा। तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के अंदर आता है। अब देखिए ये अंदर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो 2 चैनल मैंने आपको बताई थी, पोटेशियम और सोडियम चैनल, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर जो सोडियम चैनल है वो खुल जाएगी। क्या होगी, सोडियम चैनल खुल जाएगी। आराम
प्रारंभ की स्थिति में क्या पोटेशियम की चैनल खुली रहती है और सोडियम की चैनल क्या होती है, बंद होती है। अब देखिए कोई स्टिम्युलस हमारे सामने आ जाता है तो क्या होता है, हमारे अंदर आवेग पैदा होता है, तो वो आवेग क्या करेगा, सोडियम चैनल को खोल देगा, सोडियम चैनल को क्या करेगा, खोल देगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही सोडियम चैनल खुल जाएगी तो यहाँ वाले जो भी सोडियम थे, यहाँ वाले जो सोडियम थे वो क्या करेंगे, वो अंदर की ओर मूव करेंगे। ओके, यानी कि वो अंदर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको, ये हमारी मेम्ब्रेन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके का है। ओके, यहाँ पर भी यही कंडीशन है अभी। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमने किसी स्टिम्युलस को देख लिया, स्टिम्युलस से हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न हुई। अब वो उत्तेजना के कारण क्या हुआ, हमारे न्यूरॉन जो होते हैं उनमें जो ये सोडियम चैनल है, वो सोडियम चैनल क्या हो गई, ओपन हो गई। सोडियम चैनल जैसे ही ओपन हो जाती है, सारे सोडियम क्या करेंगे, अंदर की ओर मूव करने लगेंगे। अब देखिए सारे जो सोडियम है वो अंदर की ओर मूव करेंगे तो क्या बनाए, तो यहाँ पर सोडियम ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बन जाने की स्थिति में क्या होगा कि बाहरी परत में जो पोटेशियम होगा वो पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी। और यहाँ पर अंदर की ओर क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हमारा जो सोडियम है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या बन गई हमारी, तो यहाँ पर ये देखिए ये कंडीशन इस तरीके से बनेगी। देखिए यहाँ पर बन रही ना, तो बाहर की ओर क्या हो जाएगा, तो जो पोटेशियम है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और अंदर की ओर क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हमारा जो सोडियम है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखिए सोडियम की मात्रा अंदर बढ़ जाती है तो अब क्या करेगा, हम किसी भी थैला होता है, थैले में कपड़े भरते हैं तो थैले में बहुत सारे कपड़े भर देते हैं। ओके, और फिर क्या होता है कि थैला पूरा भर जाने के बाद भी हम उसमें कपड़े क्या करते हैं, भरते ही रहते। फिर हम जाकर उस थैले की चैन को अगर हम बंद करना चाहेंगे तो क्या होगी, चैन टूट जाएगी, है ना। और चैन टूटेगी तो क्या हो जाएगी, कपड़े बाहर निकल जाएगी। बस यही कंडीशन यहाँ पर बन जाती है दोस्तों। यहाँ पर क्या बन जाता है कि यहाँ पर जो सोडियम होता है, सोडियम की मात्रा अंदर ज़्यादा बन जाती है क्योंकि सोडियम अंदर मूव करने लगते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है बढ़ जाती है। तो वो क्या करेंगे, पास वाले के पास चले जाएगा, यानी कि साइट बी की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, यहाँ पर ट्रैवल करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए आप कई जगह बैठे हैं, ओके, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सभी को बैठना है तो हम क्या करेंगे, थोड़े आगे खिसकते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जगह तो एक साइड रह जाएगी, हम किसी दूसरी जगह पर जाकर आगे चले जाएंगे, है ना। तो इसी कंडीशन यहीं पर यही कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो सोडियम थे, सोडियम के आयंस है वो क्या हो जाएंगे, आगे की ओर ट्रैवल करेंगे। अब देखिए ये आगे की ओर जैसे ही वो ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारी जो कंडीशन बनती है तो उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है, अंदर की ओर सोडियम की मात्रा ज़्यादा बन जाती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अंदर रहता है और बाहर की ओर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो वो हमारी कंडीशन बन गई डीपोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये डीपोलराइजेशन हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है, अब यहाँ से जो सोडियम के आयंस है वो आगे मूव करेंगे। तो जैसे ही वो आगे की ओर मूव करेंगे तो वो यहाँ पर दूसरी वाली साइड पर वो अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही वो अंदर आएंगे, यहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ से जो सोडियम के आयन थे वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर पहले स्थिति क्या थी, इस तरीके की थी, है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके की थी। तो अब डीपोलराइजेशन ये हो गया और यहाँ पर क्या होता है, आयंस सोडियम के आयंस यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो सभी के सभी यहाँ पर जा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी सोडियम चैनल खुल जाएगी। सोडियम चैनल जैसे ही यहाँ पर खुल जाएगी, यहाँ पर सारे सोडियम जो होंगे मूव करेंगे और जो पोटेशियम होंगे वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से बाहर करते करते
जो पोटेशियम होंगे वो क्या हो गए, यहाँ पर पोटेशियम की चैनल खुल जाएगी और यहाँ पर सोडियम की चैनल खुली है ना। तो जब यहाँ पोटेशियम की चैनल खुल जाती है तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर सारे पोटेशियम फिर से अंदर आ जाएंगे और बाहर की ओर क्या हो जाएगी, बाहर की ओर सोडियम फिर से आ जाएंगे और यहाँ पर कंडीशन दूसरे में क्या बन जाएगी, तो दूसरे में उसके विपरीत बन जाएगी। तो इस तरीके से बनेगी। देखिए यहाँ पर हम हमारे यहाँ ये पोटेशियम चैनल खुल गई, यहाँ पर ये सोडियम चैनल खुली है। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो सोडियम मूव कर रहे हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेशियम था वो सारे पोटेशियम क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर अंदर की ओर हो जाएगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर सोडियम आयंस बढ़ जाएंगे और इसी के कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो स्थिति बन गई वो हमारी फिर से रेस्टिंग वाली हो गई है ना। अब यहाँ पर क्या बनता है कंडीशन, यहाँ पर उसके विपरीत बन जाती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी दोस्तों, यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर जो माइनस था, तो सोडियम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर सारे प्लस हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस था तो वो वहाँ पर माइनस बन जाता है, यानी कि यहाँ पर फिर से रीपोलराइजेशन की स्थिति बन जाती है। रीपोलराइजेशन क्या होता है, तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो स्थिति पहले थी वही की वही स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये हमारी रीपोलराइजेशन हो गई और ये हमारी डीपोलराइजेशन हो गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन में अंदर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज बनता है। तो डीपोलराइजेशन यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि फिर से पोलराइजेशन हो गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। पोलराइजेशन किसे कहते हैं, रेस्टिंग की अवस्था होती है जहाँ पर क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर होता है और बाहर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, जबकि डीपोलराइजेशन में क्या होगा, तो साइट ए से साइट बी की ओर जैसे ही मेम्ब्रेन में जो आवेग है वो साइट ए से साइट बी की ओर चले जाएंगे तो क्या होंगे, तो यहाँ पर स्थिति क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखिए डीपोलराइजेशन में क्या होगा, तो यहाँ पर जब किसी उद्दीपक को देखते हैं और जो सोडियम चैनल खुल जाती है, सोडियम चैनल खुलने के कारण क्या होता है, अंदर की ओर सोडियम के जो आयंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इसी कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। अब देखिए डीपोलराइजेशन की स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे वो आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये स्थिति बन जाएगी, यानी कि ये आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ओके, यहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जो पहले वाली साइट ए है इसमें कंडीशन क्या बनेगी, तो इसमें अंदर की ओर फिर से क्या हो जाएगा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और बाहर की ओर क्या हो जाएगा, सोडियम के आयंस बढ़ जाएंगे जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसे हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। ओके, तो आई होप आपको पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन बताई गई है। ओके, तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किस तरीके से, देखिए फिर ए से बी की ओर, बी से सी की ओर इस तरीके से चलता ही रहता है। ये साइट है, यहाँ पर आगे से आगे ये क्या होता है, चलता ही रहता है और फिर जाकर कहाँ आता है, एंड टाइम पर आता है। जो हमारा जो सिग्नल है वो कहाँ पर आएगा, एंड में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि जो नर्व इम्पल्स है, यानी कि जो तंत्रिका आवेग है वो किस तरह ट्रैवल करेगी, किस तरफ ट्रैवल करेगी,
तो वो किस तरफ ट्रैवल करेगी दोस्तों बताइए। तो ये जो है वो हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो साइट ए से साइट बी की ओर क्या करेगी, साइट ए से बी की ओर ट्रैवल करेगी। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से साइट ए से साइट बी की ओर जाएगी, यानी कि डेंड्राइट से एक्सोन की ओर आगे बढ़ेगी और एक्सोन में भी आगे ऐसे ही साइट ए से साइट बी की ओर क्या करेगी, वो जाती ही रहेगी। ओके, तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में जो हमारे जो इम्पल्स होते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी वो डेंड्राइट से एंटर होता है तो वो किस रूप में होता है, इलेक्ट्रिक रूप में होता है ना, इलेक्ट्रिक रूप में होता है। फिर आगे जाता है तो एंड में आते ही वो क्या बन जाता है, एंड में आते ही वो केमिकल का रूप ले लेता है, यानी कि केमिकल के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में, देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो इम्पल्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, चलिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से वो ट्रांसफ़र होते हैं। चलिए अब देखिए, जब भी यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए, जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो डेंड्राइट से आता है और फिर वो क्या होता है, एक्सोन की ओर जाता है और आगे बढ़ता है, फिर वह क्या होता है कि सिनेप्टिक नॉब तक आता है। सिनेप्टिक नॉब ये है, ये जो है सिनेप्टिक नॉब है। ओके, तो ये जो सिनेप्टिक नॉब है, यानी कि ये जो आपको दिख रही है बटन जैसी, वो सिनेप्टिक नॉब तक आता है। ओके, और फिर क्या होता है कि सिनेप्टिक नॉब पर तक जब भी आएगा तो क्या बनेगी, वहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए ओके, चलिए, तो यहाँ कैल्शियम चैनल खुल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम चैनल खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है हमारी सिनेप्टिक नॉब है। अब सिनेप्टिक नॉब में क्या होगा कि यहाँ पर कैल्शियम चैनल जैसे ही खुल जाएगा तो वो क्या होगा कि बाहर से जो कैल्शियम होता है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। अब देखिए सिनेप्टिक नॉब में एक बैग है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बैग जैसा जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है बैग जैसा गोल गोल राउंड दिख रहा है, वो हमारा है सिनेप्टिक वेसिकल। तो देखिए सिनेप्टिक वेसिकल किसे कहेंगे, तो सिनेप्टिक नॉब है, ये जो सिनेप्टिक नॉब है उसके अंदर जो हमें बैग जैसा दिख रहा है वो है हमारा सिनेप्टिक वेसिकल। ओके, तो सिनेप्टिक वेसिकल में केमिकल होता है। ये जो आपको रेड रंग के ये जो दिख रहे हैं ना, गोल गोल राउंड दिख रहे हैं अंदर की ओर रेड रंग के इस तरीके से, तो ये केमिकल है। क्या है, केमिकल है। ओके, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो केमिकल है उसे ही हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो केमिकल है ना, जो इस तरीके से है, वो केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। ओके, ट्रांसमीटर। देखिए दोस्तों, आप घबराइए नहीं, मैं आपको PDF इसकी अपने हाथों से बनाकर दे दूंगी। अभी आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर जो सिनेप्टिक नॉब है उसके अंदर एक बैग जैसा हमें दिखता है, ये गोल गोल राउंड दिख रहे हैं बड़े बड़े, तो उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। अब सिनेप्टिक वेसिकल में भी क्या होता है, वेसिकल्स में भी क्या होते हैं कि छोटे छोटे केमिकल होते हैं और वो केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो जब कैल्शियम जैसे ही अंदर आता है, जैसे ही यहाँ से कैल्शियम अंदर आता है, तो ये जो कैल्शियम जैसे ही अंदर आएगा वो क्या करेगा, सिनेप्टिक वेसिकल को पुश करेगा। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है ना उसे पुश करेगा।
तो पुश करेगा इस तरीके से उसे पुश करेगा। अब देखिए पुश करेगा तो क्या होगा कि सिनेप्टिक वेसिकल है, पुशिंग के कारण क्या होती है, पास आती जाती है, यानी कि यहाँ पर पास आती जाती है, नज़दीक आती जाती है, ओके। और वह सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मर्ज हो जाती है, यानी कि ये जो जगह दिख रही है ना आपको बीच वाली, उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर फैल जाएगी वो कैल्शियम, ओके, सॉरी। चलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, कोई बात नहीं, चले। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि केमिकल जैसे ही अंदर आएगा केमिकल चैनल खुल जाएगी, कैल्शियम चैनल खुल जाएगी, सॉरी। और कैल्शियम चैनल जैसे खुलेगी तो कैल्शियम क्या करेंगे, अंदर की ओर आ जाएगी, यानी कि अंदर की ओर मूव करेंगे। और मूव करेंगे तो क्या होगा, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है वो उसे कैल्शियम जो होगा वो सिनेप्टिक वेसिकल को क्या करेंगे, पुश करेंगे तो क्या होगा, वो सिनेप्टिक वेसिकल है वो क्या होगी, अंदर नज़दीक आती जाएगी। जैसे वो नज़दीक आती जाती है और फिर क्या होता है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो ये जगह दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पर ये सिनेप्टिक नॉब, एक न्यूरॉन की सिनेप्टिक नॉब है और दूसरे न्यूरॉन की ये क्या है, दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट्स है, ये दिख रहे हैं ना डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला हिस्सा अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर इसी ये वाला हिस्सा है हमें दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सिनेप्टिक वेसिकल होंगे उसे पुशिंग के कारण वो क्या हो जाएगी, नज़दीक आते जाएंगे। फिर क्या होगा, उसमें जो केमिकल रहा है वो केमिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रसरित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फैल जाएगा। कहाँ पर फैल जाएगा, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ओके। और वह अपना न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कर देगा, यहाँ पर वो क्या कर देगा, अपना जो केमिकल है उसे रिलीज़ कर देगा। अब देखिए पोस्ट मेम्ब्रेन में वो रिसेप्टर हैं जो वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारी क्लेफ्ट है ना, उसके जो ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, वो हमारी है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ओके। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है सॉरी। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो डेंड्राइट्स वाला है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वाला हिस्सा है, उसे हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके। तो ये है हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये है हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके। तो अब देखिए क्या होगा, तो जैसे वो केमिकल यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है, फिर जाता है क्या होगा, यहाँ पर जो ये वाली जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स की जो ये वाला हिस्सा है उसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो वहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जो रिसेप्टर होंगे उस रिसेप्टर को वहाँ से क्या करेगा, रिसेप्टर से मिल जाएगा। जैसे ही वो वहाँ पर रिसेप्टर को मिलता है तो रिसेप्टर क्या करेगा, उसे रिसीव कर देगा, जो केमिकल है उसे क्या करेगा, वो रिसीव कर देगा अपनी अंदर, ओके। यानी कि जैसे ही वो अंदर एंटर होगा वो रिसेप्टर, तो रिसेप्टर के अंदर जो एंटर होगा तो वो केमिकल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक रूप में हो जाएगा, ओके, इलेक्ट्रिक रूप में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, सिनेप्टिक नोब थी, वहाँ पर यहाँ पर आया तो यहाँ तक आते हुए वो क्या बन गया था, केमिकल के रूप में बन गया था। ये सारे जो है ना वो केमिकल है अंदर के। तो ये अंदर के जो केमिकल था वो अंदर तक केमिकल क्या हो गया, यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो गए। रिलीज़ होते ही वो क्या हो गए, जो दूसरा न्यूरॉन है उसकी जो डेंड्राइट्स है उसे हम उसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो रिसेप्टर होंगे वो क्या करेंगे, उसे रिसीव कर लेंगे, ओके। तो जैसे
जैसे वो रिसीव करते हैं तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, वो जो केमिकल वाला हिस्सा था, वो जो केमिकल के रूप में वो था, वो क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक रूप में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि जो इम्पल्स होता है वो इलेक्ट्रिक रूप में आता है, फिर यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाता है, केमिकल में बन जाता है, और केमिकल बनने के बाद वो फिर से दूसरे न्यूरॉन में जब एंटर होता है तब वो किस रूप में होता है, इलेक्ट्रिक रूप में होता है। बस यही सिचुएशन हर बार हर आगे की और चैनल में चलती रहती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर पता चल गया होगा ये तंत्रिका आवेग किस तरीके से न्यूरॉन में एंटर होता है और न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से वो ट्रांसफ़र होता है। ओके, चलिए अब आगे थोड़ा सा देखना बाकी रह गया है तो उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, चलिए चलिए ओके, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो सिनेप्स है उस सिनेप्स में भी दो टाइप्स हमें दिखने को मिलते हैं। तो एक केमिकल टाइप्स दिखने को मिलता है और एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिनेप्स होते हैं तो उस सिनेप्स में दो टाइप्स किस तरीके से दिखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एकदम नज़दीक होते हैं एक दूसरे से। कैसे होते हैं, एक दूसरे से एकदम नज़दीक होते हैं। और यहाँ पर जो केमिकल सिनेप्स होते हैं वहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस कम है और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है। ये हमारी सिनेप्टिक नॉब है और ये हमारा क्या है, डेंड्राइट वाला हिस्सा है। ओके, जो डेंड्राइट वाला जो रिसेप्टर जहाँ पर होता है। ओके, तो ये डेंड्राइट वाला हिस्सा है और ये हमारी सिनेप्टिक नॉब है। तो यहाँ पर भी ये सिनेप्टिक नॉब है और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिसेप्टर वाला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो यहाँ पर जो केमिकल सिनेप्स होता है उसमें जो भी चार्ज होता है, उसमें जो इम्पल्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं। किस तरीके से, स्लो यानी कि धीरे धीरे वो मूव करते हैं। ओके, जबकि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिनेप्स में क्या होगा, फास्टली वहाँ पर मूव करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता है कि दो न्यूरॉन के बीच स्पेस ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया जो केमिकल होता है उसमें ज़्यादा होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में क्या होती है, कम होती है। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल होती है वो हमारे पूरे बॉडी में नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होती है वो हमारे पूरी बॉडी में नहीं होती है, लेकिन क्या होती, कहाँ पर होती है, तो कार्डियक में होती है, हमारे जो हृदय बोलते हैं ना, वहाँ पर होती है। फिर इंटेस्टिन में होती है, यानी कि हमारी जो आंत होती है उस आंत में होती है, और आई के लेंस में होती है। ये तीन जगह पर हमें ये सिनेप्स देखने को मिलती है। कौन सी, इलेक्ट्रिक सिनेप्स देखने को मिलती है। और बाकी के हमारे बॉडी की जितनी भी जगह है वहाँ पर हमें केमिकल सिनेप्स देखने को मिलती है। ओके, और रिसेप्टर जो होता है वो पोस्ट सिनेप्स मेम्ब्रेन में होंगे। ओके, जो रिसेप्टर होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो वो हमारे यहाँ पर, ये जो आपको रिसेप्टर दिख रहे हैं ना, वो सारे रिसेप्टर किस में दिखेंगे, हमें पोस्ट सिनेप्स मेम्ब्रेन में दिखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, ताकि आपका रिविज़न भी हो जाए फटाफट से। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ से शुरुआत की थी। ये हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन में जब भी कोई भी स्टिम्युलस हमारे सामने आता है तो न्यूरॉन में जो आवेग आता है वो किस रूप में आता है, इलेक्ट्रिक रूप में आता है। इलेक्ट्रिक रूप में से वो एक्सन की ओर बढ़ता है, एक्सन में से वो कहाँ जाता है, एंड में जाता है, सिनेप्टिक नॉब तक जाता है। और जैसे ही वो सिनेप्टिक नॉब तक जाएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, केमिकल रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये किस सिद्धांत पर काम करेगा,
इलेक्ट्रोकेमिकल के सिद्धांत में जो थियरी है उस पर वो काम करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से ये केमिकल वाला जो हिस्सा है, केमिकल बन गया है इम्पल्स, वो क्या होगा, आगे जाएगा और आगे जाकर दूसरे न्यूरॉन को मिल जाएगा। ओके, तो दूसरे न्यूरॉन में जैसे ही एंटर होगा वहाँ पर फिर से वो इलेक्ट्रिक रूप में एंटर होगा और फिर जाके उसके भी एंड टाइम में एंड पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फिर से वो केमिकल बन जाएगा, फिर से वो तीसरे न्यूरॉन में जाएगा और फिर से वो इलेक्ट्रिक रूप में एंटर होगा और उसके बाद एंड में जाएगा वो केमिकल रूप में बन जाएगा। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर चलती रहेगी। ओके, आई होप आपको इलेक्ट्रो केमिकल जो थियरी है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि एक्सोन का जो एक्सोन होता है वो खोखले बेलन के समान होता है और उसमें जो द्रव्य पाए जाते हैं कोशिका के, वहाँ उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म कहता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सोप्लाज्म किससे कहा जाता है, तो एक्सोन की अंदर जो उपस्थित कोशिका द्रव्य होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं और एक्सोन के चारों ओर उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं एक्सोलेमा कहते हैं। ओके, और ये किसकी बनी हुई होती है, तो ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। एक्सोलेमा पर अनेक छिद्र होते हैं जिनसे क्या होता है, जल होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो आसानी से विनिमय कर सकते हैं। एक्सोलेमा एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है और तंत्रिका तंतु पर तंत्रिका आवेग का जब प्रेषण होता है वो झिल्ली सिद्धांत के आधार पर समझाया जाता है, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल की, फिर जाकर बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया था कि कहाँ पर क्या है, एक्सोलेमा कहाँ पर है और एक्सोप्लाज्म कहाँ पर है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं अब थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बताई थी। पोलराइजेशन कब होता है, तो अंदर की ओर मेम्ब्रेन की अंदर की ओर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि पोटेशियम की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। और बाहर की ओर क्या होगा, बाहर की ओर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ओके, चलिए फिर डीपोलराइजेशन के बारे में बताया, तो क्या बताया था मैंने, जहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर 2 चैनल्स होती है, एक होती है हमारी पोटेशियम चैनल और दूसरी होती है सोडियम चैनल। जैसे ही पोटेशियम आराम की स्थिति में पोटेशियम चैनल खुली रहती है, सोडियम की चैनल जो होती है वो क्या होती है, क्लोज रहती है। ओके, तो वहाँ पर क्या होते हैं, पोटेशियम की चैनल जब खुलती है तो पोटेशियम अंदर आ सकते हैं और जो सोडियम होते हैं वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकते। ओके, ये स्थिति आराम की स्थिति में बनी। जब डीपोलराइजेशन क्या होगा कि जब हम कोई स्टिम्युलस को देखेंगे, जो कोई स्टिम्युलस हमें उत्तेजित करेगा, तो उसके आधार पर जो आवेग हमारे अंदर एंटर होता है वो हमारे न्यूरॉन से होता है। तो जैसे वो डेंड्राइट में एंटर होगा तो वो क्या होगा, डेंड्राइट में एंटर होगा तो वो इलेक्ट्रिक रूप में होगा, फिर आगे जाएगा तो वो क्या होगा, एक्सोन की ओर वो आगे बढ़ेगा। जैसे वो एक्सोन की आगे बढ़ता है तो मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा, जो मेम्ब्रेन में जो चैनल बनी है सोडियम की, वो चैनल सोडियम की खुल जाएगी और पोटेशियम की जो चैनल है वो क्लोज हो जाएगी। अब देखिए सोडियम की चैनल जैसे ही खुल जाएगी तो सोडियम क्या होगी, अंदर आना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही अंदर आना स्टार्ट करेंगे तो अंदर की ओर क्या हो जाएगा, जो सोडियम होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे मात्रा बढ़ जाती है तो वो सोडियम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे वो आगे की ओर पुश करेंगे, आगे की ओर ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और बाहर की ओर क्या हो जाता है, बाहर की ओर बन जाता है पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज बन जाता है और अंदर की ओर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। जैसे ये स्थिति बनती है उसे ही हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन का जो समय होता है ना वो शॉर्टली होता है, 0.001 सेकंड के लिए ही ये टाइम होता है, इतने टाइम के लिए ही ये डीपोलराइजेशन सिचुएशन बनती है। फिर क्या होता है, आगे जो सोडियम होते हैं वो आगे चले जाते हैं, दूसरी साइड की ओर चले जाएंगे। जैसे वो दूसरी साइड में चले जाएंगे तो दूसरी साइड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी
और बाहर की ओर क्या हो जाएगी, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या बनेगा, अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज और बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज। लेकिन साइट ए में क्या हो जाएगा, साइट ए में से जो सोडियम आगे बढ़ गए तो साइट ए फिर से रेस्टिंग के मूड में आ जाएगी, यानी कि अंदर की ओर फिर से वहाँ पर क्या बन जाएगा, साइट ए में नेगेटिव चार्ज और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे रीपोलराइजेशन की स्थिति कहेगी, जिसे हम रेस्टिंग की अवस्था भी कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो इम्पल्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसमिशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो नोब, सिनेप्टिक नोब की ओर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम चैनल खुल जाती है। कैल्शियम चैनल जैसे ही खुल जाती है तो वैसे ही क्या होता है, उसमें कैल्शियम अंदर आने लगता है। कैल्शियम जैसे अंदर आने लगेगा तो वो क्या करेगा, जो सिनेप्टिक वेसिकल है उसे पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा तो सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो केमिकल रहा है, केमिकल रहा है वो क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह रहती है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। जैसे वो रिलीज़ हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट है वहाँ पर जो कुछ रिसेप्टर आए हुए होते हैं उस रिसेप्टर से वो मिल जाएंगे। तो रिसेप्टर से जैसे ही मिलेंगे तो रिसेप्टर क्या करेंगे, उस केमिकल को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जैसे वो केमिकल को रिसेप्टर रिसीव करता है तो वैसे ही क्या बन जाता है, जो केमिकल था वो इलेक्ट्रिकल रूप में आ जाता है, यानी कि फिर से वो इलेक्ट्रिक रूप में आ जाता है। और इस तरीके से हर एक न्यूरॉन में इस तरीके की कंडीशन बनती है। ओके, चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सिनेप्स होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स की हमें सिनेप्स देखने को मिलती है, एक हमें केमिकल रूप में मिलती है और एक इलेक्ट्रिक रूप में मिलती है। इलेक्ट्रिक रूप में क्या होती है, ये फास्ट होती है, और केमिकल में क्या होती है, वो स्लो होती है। जब इलेक्ट्रिक सिनेप्स होती है वो क्या होती है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हिस्सों में नहीं होती है, यानी कि वो हमारे हृदय में या हमारे आंत के भाग में और हमारी जो लेंस है, आँखों की लेंस है, वहाँ के भाग में ये हमें सिनेप्स देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पर जो केमिकल सिनेप्स है वो हमें हमारी पूरी बॉडी में, बाकी के जो मैंने अभी इसमें हिस्से बताए इलेक्ट्रिकल के, उसके बाकी का जो पार्ट बताए उसमें हमें देखने को मिलेगी केमिकल सिनेप्स देखने को मिलेगी। ओके, और यहाँ पर जगह ज़्यादा होगी, यानी कि स्पेस ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक में क्या होगा, स्पेस कम होगी। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से नर्व इम्पल्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट रहता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।